अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स क्रिएट करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में हम देखेंगे कि आईकॉम पार्ट 1 में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है और इस सिलेबस को हम बोर्ड के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे अपनी सीरीज़ में। आज की इस वीडियो में ख़ासतौर पे हम ये देखेंगे कि लिस्ट ऑफ चैप्टर्स क्या है हमारे सिलेबस में आईकॉम पार्ट 1 के और इन चैप्टर्स की पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या वेटेज है। हम वापस अपने सिलेबस पे आते हैं। हमारे सिलेबस में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के सिलेबस में सबसे पहले जो टॉपिक या जो चैप्टर है वो है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। वैसे तो ये सीरीज ऑफ या सेट ऑफ 5 चैप्टर्स है ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन फ़िलहाल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम एज टॉपिक अगर कंसीडर करें तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है, फिर कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक अलग से चैप्टर है, फिर जो हमारे पास चैप्टर आता है वो है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट के नेम से, कैपिटल एंड रेवेन्यू का चैप्टर है और नंबर 6 पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर है। सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास ये इसको अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल इस सेंस में है कि इसमें से बोर्ड के पेपर में इसमें से हमारा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के पार्ट आते हैं, एमसीक्यूज या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो लेकिन इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई नहीं आता। तो बेसिकली ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से ज़्यादा हो जाती है पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, भले इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा ना हो लेकिन थ्योरेटिकली इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है या कॉन्सेप्चुअली इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, क्योंकि इसी को क्लियर करने पे ही हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स या टॉपिक्स को कवर कर सकेंगे। और ये तो हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक हमारी बेस या हमारा जो बिल्डिंग की जो भी फॉर्मेशन है उसकी जब तक हमारे पास बेस ही मजबूत नहीं होगी तो हम उस बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम बुक्स की बात करें तो आईकॉम पार्ट 1 में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं वो उनमें से एक तो है सुहेल अफजल, रिटन बाय सुहेल अफजल, और द अदर वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय एम.ए. गनी। अब ये है कि कुछ कॉलेजेस और एकेडमीज जो हैं वो इसके अलावा भी बुक्स पढ़ाती हैं, इसके अलावा भी बुक्स रेकमेंड करती हैं और उनकी पैटर्न को लेके चलती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो अगर किसी और बुक से भी आप इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे लेकिन बोर्ड के पेपर पैटर्न को लेके चलेंगे और इस सिलेबस को लेके चलेंगे तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम देखें हमारे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड हैं। इसमें हमारे पास है टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे। उसके बाद हमारे पास इसी टॉपिक का पार्ट है या चैप्टर आप कह सकते हैं, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन को लेके चलेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट जो इस पोर्शन का पार्ट है वो है जर्नल, और
इसके बाद हम कवर करेंगे लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। सो स्टूडेंट्स, सिलेबस की हम दोबारा बात करते हैं। इसमें हमने जैसे डिस्कस किया बिल ऑफ एक्सचेंज, कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इन चारों चैप्टर्स या टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में ज़रूर आ जाएगा। सो टेक्निकली और कंसेप्चुअली भी, ऑब्वियसली जब टेक्निकली ये इम्पोर्टेंट है तो कंसेप्चुअली भी इन सब को कवर करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा ओवरऑल व्यू लेते हैं चैप्टर वाइज कि इन चैप्टर्स में हम बेसिकली क्या स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का तो जिस तरह से इन चैप्टर से हमें पता चल गया कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हमने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को देखेंगे, लेजर, जर्नल एंड लेजर, और फिर इसके बाद ट्रायल बैलेंस भी अंडरस्टैंड करेंगे और इसको सीखेंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड पैटर्न में शामिल होगा। तो इस चैप्टर में जैसे कि हम नॉर्मली बिजनेस में ये ऑब्जर्व करते हैं कि समटाइम हमें उधार पे चीज़ें लेनी भी पड़ती हैं और देनी भी पड़ती हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम बेसिकली इसी चीज़ को कवर कर रहे होते हैं कि ये जो क्रेडिट पे जो सेल्स हुई हुई होती हैं या जिनकी पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं हुई हुई होती, उनको किस तरह से डील करना है इन अकाउंटिंग। इसके बाद कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन का चैप्टर है, कैश बुक, और इसी का दूसरा पार्ट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पास्ट पेपर्स में कैश बुक या तो कैश बुक में से पेपर आता है यानी क्वेश्चन आता है, या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाले पोर्शन में से क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जो अगर हम कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, कैश बुक को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी इफेक्टिवली ना तो समझ सकेंगे और ना ही उसको सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, और कैश बुक वाले पोर्शन में हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, कहाँ से आ रहा है और कब आ रहा है। इसी तरह से जो कैश हमारा बिजनेस पे कर रहा है वो कैश आउटफ्लो या वो कैश की जो पेमेंट है वो कितनी है, कहाँ से आ रही है, मतलब हम उसको कैसे पे कर रहे हैं एंड वाई। इसी तरह से हमारा जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाला पार्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप फिलहाल सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कर लें कि कोई भी बिजनेस है उसके कुछ बैंक अकाउंट्स होंगे डिफरेंट बैंक्स में या किसी एक बैंक में भी हो सकता है। तो उसको एक तरफ से तो वो पर्टिकुलर बैंक ही उसके अकाउंट्स को अपने एंड से देख रहा होता है कि हमने उनको कितना पे किया है, कितना डिपॉजिट किया है, कितना हमने वहाँ से ट्रांसफ़र किया है और क्या हमने वहाँ से विड्रॉ किया है। लेकिन उसकी एक साइड जो हमारे बिजनेस से कंसर्न होती है वो हम अपने एंड से उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं, अपने एंड से उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी हमने कितना कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, क्या उसमें ट्रांसफ़र किया है और उसमें कब हमने उसमें से विड्रॉ किया है, कब और कितना। इसके बाद जो चैप्टर है वो है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, और एज मेंशन बाय इट्स नेम, इसमें हम फाइनल अकाउंट्स को देखेंगे। और फाइनल अकाउंट्स में बेसिकली हम देखते हैं कि हमारी स्टेट ऑफ बिजनेस अफेयर क्या है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और इसको हम इसके साथ साथ हम इसकी एडजस्टमेंट्स भी इसी चैप्टर में कवर करते हैं। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू का चैप्टर है, तो
हमारे कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करते हैं और कुछ को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रीट करते हैं। तो अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जस्ट ये समझ लें कि कुछ हमारे एक्सपेंडिचर हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। कुछ एक्सपेंडिचर्स का जो रिटर्न या फ़ायदा है वो हमें लॉन्ग टर्म में हो रहा होता है, कुछ का शॉर्ट टर्म में हो रहा होता है। तो इनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे अपने कैपिटल एंड रेवेन्यू के चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू का चैप्टर थ्योरेटिकल है, इसमें से भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक या चैप्टर है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इस चीज़ को सीखते हैं कि एरर, अगर हमसे अकाउंटिंग प्रोसीजर में कोई एरर हो गया है तो उसको रेक्टिफाई किस तरह से करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एरर जो है वो दो तरह से होते हैं, एक कॉन्शियसली होता है और एक अनकॉन्शियसली, या आप कह सकते हैं कि एक जो एरर है उसको हम फ्रॉड में कंसीडर करते हैं। फ्रॉड यानी कि वो उसको अकाउंटेंट ने या जो भी अकाउंटिंग को हैंडल कर रहे हैं वो उन्होंने उसको कॉन्शियसली एंटर किया है ताकि उससे वो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ले सके। तो यहाँ पे जो एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है वो हम इस फ्रॉड की रेक्टिफिकेशन नहीं सीखेंगे, बल्कि हम जो एक ह्यूमन एरर जिसको हम कह लें कि ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से या बाय चांस किसी वजह से अनकॉन्शियसली अगर कोई एरर आ गया है, फॉर एग्जांपल आपने 1000 की पेमेंट रिकॉर्ड करनी है लेकिन आपने उसको 10,000 रिकॉर्ड कर दिया है, तो ये एक तरह का ह्यूमन एरर है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आपने 5000 कहीं पे रिकॉर्ड करना था लेकिन उसको अनकॉन्शियसली किसी वजह से आप उसको 500 रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में इन्हीं एरर्स को रेक्टिफाई करना सीखेंगे। दैट्स ऑल ऑफ द टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इसी तरह से आपको लर्निंग वीडियोस देखने को मिलती रहें।